बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देख बेटा, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 17 और उसका लेक्चर नंबर 1 है जो डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा जी चैप्टर नंबर 17 और इसमें पहला टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस पर हम बात करेंगे भाई। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से पहले थोड़ी सी इस चैप्टर में रीडिंग है स्टार्ट में, वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर देता हूँ, उसके बाद हम टॉपिक की तरफ जाएंगे। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट इज नॉट लॉन्ग अगो when the telephone was the only device of communication within the country and abroad। यानी एक टाइम था सिर्फ टेलीफोन, यानी टेलीफोन ही एक ऐसी डिवाइस थी हमारे पास जिससे हम लोग अपने मुल्क में भी और अपने मुल्क से बाहर भी दूसरे लोगों से कोई राब्ता कायम कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम, नो डेज इन एडिशन टू टेलीफोन, अब हमारे पास देखें क्या है, मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मतलब ईटीसी। अब हमारे पास जो है ये जो जराए हैं वो बढ़ गए हैं। ठीक है जी, क्या क्या है भाई? इन एडिशन टू टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स मशीन यूज होती है, कंप्यूटर, इंटरनेट आर द मेन सोर्सेज ऑफ कांटेक्ट। दीज सोर्सेज हैव शॉर्टेंड द डिस्टेंसेस एंड हैव ब्रॉट इन कांटेक्ट द होल वर्ल्ड। यानी ये जितनी मैंने रीडिंग की है इससे रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई राइट द सोर्सेज which have shortened the distance and have brought the contact in the world, तो आप ये लिख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन मैं छोटा सा आपके लिए बना देता हूँ, बुक में नहीं है, आप खुद लिख लें क्वेश्चन और इतना पैराग्राफ जो भी आपके साथ मैंने डिस्कस किया है आप लिख सकते हैं। राइट अबाउट सोर्सेस which have shortened the distances and have brought in contact the whole world। ये क्वेश्चन बेटा आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट अबाउट सोर्सेज व्हिच हैव शॉर्टेंड एंड डिस्टेंसेस एंड हैव ब्रॉट इन कांटेक्ट द होल वर्ल्ड, तो आप ये लिख सकती हैं कि भाई कभी कभार पहले जो था वो पहला जरिया टेलीफोन था उसके जरिए, लेकिन अब जो है ना नाउ डेज जो है वो मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, फैक्स मशीन, इंटरनेट है। ये वो सारे सोर्सेज हैं जिनकी वजह से हम जो मतलब दुनिया के दरमियान जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेंड हो गया है और क्लोजर हो गए एक दूसरे के। हमारा कांटेक्ट जो है वो दुनिया के साथ इजी है, हम बहुत जल्द और सेकंड्स में उनसे बात कर सकते हैं, मतलब उनसे हम लोग जो है वो राब्ता कर सकते हैं। अब मैं आता हूं अपने असल टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है वो है जी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन। तो भाई इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस्ड डाटा, यानी जो आपका प्रोसेस्ड डाटा होता है उसी को हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हम लोग प्रोसेस डाटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे आईसीटी पर। आईसीटी क्या है? आईसीटी है भाई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी आईसीटी दो चीजों पर मुश्तमिल है, एक आपका आईटी और दूसरा कम्युनिकेशन, यानी इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। इन दोनों को मिलाकर हमारे पास जो है वो आईसीटी बनता है। यानी हम लोग जो है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो है बेसिकली कर रहे हैं, हमारा जो ये पूरा सिस्टम है वो सारा बेस करता है हमारा आईसीटी पर। यानी हम चीजों के बारे में जितनी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, उन पर हम लोग जो वर्कआउट करते हैं, ठीक है जी, और आगे हमारा जो सिलसिला होता है कि हमारा जो राब्ता होता है, ट्रांसमिशन जो आगे मुंतकिल होती है, ठीक है, वो जो राब्ता सारा वो सारा हमारा ओवरऑल कहलाता है आईसीटी। ठीक है जी। इसके अलावा आईसीटी जो है वो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो इसमें आईटी जो मैंने अभी बात की, तो आईटी बेसिकली अगर हम अलग से देखें तो ये क्या है? ये एक साइंटिफिक मेथड है। ये क्या है? एक साइंटिफिक मेथड होता है जो बेसिकली क्या काम करता है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको अरेंज करता है प्रॉपर यूज के लिए और फिर इसको आगे हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारा आ जाता है
टेली कम्युनिकेशन, यानी टी जिसकी हमने बात की वो है हमारा टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन जैसे वर्ड से आप समझ सकते हैं कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। टेली का मतलब होता है अब्रॉड, दूर, यानी दूर दराज इलाकों तक हम जो कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपना राब्ता कायम कर सकते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन एक दूसरे से मतलब शेयर कर सकते हैं वन प्लेस टू एन अदर, उसको हम नाम देते हैं टेली कम्युनिकेशन। तो इन दोनों को मजमूई तौर पर मिलाएं आईटी और टेली कम्युनिकेशन को, तो फिर हमारा आईसीटी बनता है। तो आईसीटी फिर हमारा क्या हुआ, इंफॉर्मेशन एंड टेली कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि एक साइंटिफिक मेथड हुआ। और उसमें क्या क्या हम लोग जितनी भी बातें जो कुछ करते हैं उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, प्रोसेस भी कर सकते हैं और उसको ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, वास्ट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ सेकंड्स, ये सारा काम जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में है। इसको थोड़ा सा मैं बुक से भी रीड आउट कर देता हूं, आपका पेज नंबर 156, उसमें आप आ जाएं। तो इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, इसको आप निशान लगा सकते हैं बुक पर, ये इंफॉर्मेशन की प्रॉपर डेफिनेशन होगी। ठीक है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड information. The computer processes the data and converts it into useful information. This information is transmitted to distant places in the form of sound, picture, ठीक है, and computerized data. तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम, यानी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम होता है। हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिकली जो है ये सारा काम करते हैं, ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल। तो आईसीटी क्या हुआ, इज अ ब्लेंड ऑफ, जैसे मैंने बताया कि आईसीटी आगे फिर आईटी और ट्रांसमिशन पर मुश्किल होता है। आईसीटी इज ब्लेंड ऑफ टू फील्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको आईटी का नाम देंगे, एंड टेली कम्युनिकेशन, जिस पर हमने बात की। द टू टर्म्स आर डिफाइंड एज फॉलोज, जिसको दोनों को मैंने अभी आपके साथ डिफाइन किया, बुक पर निशान लगा लें। द साइंटिफिक मेथड यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन, to arrange it for proper use and communicate it to others is called information technology। ये information technology की definition है, इसमें निशान लगा लें। फिर है the method that is used to communicate information to far off places, दूर दराज इलाकों तक instantly, मतलब बिल्कुल कम वक्त में, सेकंडों में, is called telecommunication। ये telecommunication की definition होगी। तो फिर उसके बाद है एक और आपका जो बॉक्स में information and communication technology मीन आईसीटी। आईसीटी क्या है, इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक मेथड, दोनों को कंबाइन कर लेंगे हम लोग, साइंटिफिक मेथड एंड मीन्स टू स्टोर, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट वास्ट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेकंड्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस। तो ये हमारा बनेगा जी आईसीटी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है जी सीबीआईएस पे बात करेंगे। अब सीबीआईएस क्या है, सीबीआईएस बेसिकली है कंपोनेंट्स ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन। इन्हीं से देखें, सी से कंपोनेंट्स हम सी ले लेते हैं और कंप्यूटर, ठीक है, किस पर बेस करता है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड, सी बी, और आई फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, और इसी मतलब सिस्टम, एंड पे हम वर्ड मैंने मिस कर दिया, सिस्टम, कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के लिए सी, बी फॉर बेस्ड इंफॉर्मेशन के लिए आई, और सिस्टम के लिए एस। तो इसको हम सी बी आई एस भी बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बेसिकली क्या है, इसके बेसिकली 5 कंपोनेंट्स हैं। इसके कितने कंपोनेंट्स हैं जी, 5 कंपोनेंट्स हैं इसके, उन पर बात करेंगे। 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जिनसे मिलकर ये आपका सीबीआईएस बनता है। इसका पहला कंपोनेंट जो है वो हमारे पास होता है हार्डवेयर, फर्स्ट कंपोनेंट हार्डवेयर। सेकंड इसका होता है जी सॉफ्टवेयर। इसके बाद आप बात करते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर के बाद डेटा होता है थर्ड कंपोनेंट, और फोर्थ कंपोनेंट हमारा होता है प्रोसीजर्स, और सबसे लास्ट पे जो है वो होता है पीपल, या इसको यूजर्स भी कह सकते हैं, पीपल्स और यूजर। ये वो 5 कंपोनेंट्स हैं जिन पर बेस करता है आपका सीबीआईएस। यानी हम लोग जो है, सबसे पहली बात मैंने क्या की, हमारे पास क्या है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर सारी मशीनरी होती है। हार्डवेयर क्या है, बेसिकली मशीनरी, मशीनरी जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीपीयू। अब सीपीयू और इससे रिलेटेड जितने भी पार्ट्स होते हैं आप लोग जो यूज करते हैं, वो सारे आपके हार्डवेयर में आते हैं। चाहे वो मॉनिटर यूज कर रहे हैं आप लोग, उसके लिए जो है वो कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, माउस यूज कर रहे हैं, ये सारी मशीनरी है
हार्डवेयर की, इन सबको आप यूज करते हैं, सारे इक्विपमेंट्स हैं, वो सारी डिवाइसेज हैं, ठीक है, आपकी जो आपकी इनपुट डिवाइसेज भी हो सकती हैं, आउटपुट डिवाइसेज भी हो सकती है, प्रिंटर्स भी शामिल है, ये सारे आपके हार्डवेयर में आते हैं। फिर हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। ये क्या होता है जी? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, जो सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं, वो सारे हमारे कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। अब डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपके पास होते हैं, मतलब आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया है, वो जो भी प्रोग्राम होगा, वो सारा वो जो प्रोग्राम है वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाएगा। उसी में आप लोग जो है सारा वर्कआउट करेंगे, मैनुअली भी कर सकते हैं सारा कुछ करके। तो उस हार्डवेयर की मदद से, ये जो हार्डवेयर हमने बात, इन्हीं को यूज करते हुए हम लोग जो है अपने सॉफ्टवेयर जो है वो बनाते हैं। ये बेसिकली आपके प्रोग्राम्स हैं जो इनपुट की शक्ल में जो है वो स्टोर हो जाते हैं, उसको आप लोग फिर आउटपुट की शक्ल में हासिल करना चाहते हैं तो हम लोग हार्डवेयर यूज करते हैं, तो उसके प्रिंट से प्रिंट भी ले सकते हैं हार्ड कॉपी की शक्ल में। लेकिन कंप्यूटर में जो हमने सारा वर्कआउट किया होता है वो सारा हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं डेटा पर। डेटा बेसिकली क्या होता है? डेटा बेसिकली मुश्तमिल होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स पर। फैक्ट्स एंड फिगर्स यानी जो भी आप हकायक या जो भी आप अदाद की शक्ल में या टेक्स्ट की शक्ल में कुछ भी कंप्यूटर में लिखते हैं, वो सारा डेटा होता है। वही डेटा जो है वो आगे प्रोग्राम्स बनाने में सारा कुछ ये डेटा ही हेल्प आउट करता है। हम जो डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे उसी से हम लोग जो है वो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, सारे प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये भी सारा का सारा जो है वो हम लोग उसके कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है, ये भी इसका एक हिस्सा है, ठीक है जी। अब डेटा के बाद होता है प्रोसीजर्स। अब प्रोसीजर्स क्या है? जैसे कि वर्ड्स ही आप समझ सकते हैं कि ये जो सारा डेटा हमने दिया उस पर प्रोसेस होता है। अब कंप्यूटर में ये सारी इंफॉर्मेशन हमने दे दी और ये सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर उन पर प्रोसेस करता है, उनको देखता है कि भाई ये जो सारे हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको कहाँ रखना है, कहाँ लेके जाना है। तो कंप्यूटर उस सब पे प्रोसेस करके अपना कंप्यूटर का एक सिस्टम होता है, उसको फिर वो चेंज कर सकता है। इसमें प्रोसीजर्स में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि जो हम अगर प्रोग्राम सेटअप प्रोग्राम जो भी हमने उसको दिए हैं उसके प्रोसीजर हम बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। उसमें कोई तब्दीली लाना चाहे तो वो प्रोसीजर्स ही हैं जिसमें हम जाकर उसको करते हैं। तो ये भी इसका हिस्सा होता है। और लास्ट पे आ जाते हैं हमारे पीपल। अब पीपल क्या है? पीपल वो यूजर हैं। अब ये सारी चीजें अगर आपके पास है, आपके पास जो है वो हार्डवेयर भी मौजूद है, सॉफ्टवेयर भी आपके पास है, डेटा भी है, प्रोसीजर्स भी हैं, लेकिन यूजर ही नहीं है, पीपल ही नहीं है जिन्होंने इसको यूटिलाइज करना है, इसको इसको आगे इस्तेमाल करना है, इससे फायदा उठाना है, वो ही मौजूद नहीं है। तो आपका सीबीएस सिस्टम सारा जो है वो फेलियर में चला जाएगा। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो पीपल होते हैं, यूजर होते हैं। इन सारी चीजों को प्रॉपर और अच्छे तरीके से देखिए यूज करने पर बाद लोग जो है वो कहाँ के कहाँ चले जाते हैं, और बाद में यही सारी चीजें मौजूद है लेकिन उन्हें इसकी समझ नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे होते। इन सारी चीजों को, इन सारी चीजों का एक मिलाप जो है वो एक बेहतर तरीके से, मैं इसकी मिसाल यूं दूंगा कि अगर एक आपके पास इंग्रेडिएंट सारे मौजूद हो, आपने एक अंडा ही फ्राई करना है तो इंग्रेडिएंट आपके पास सारे मौजूद हैं, लेकिन जो शेफ है, जो बनाने वाला है, वही अच्छा नहीं है, तो वो सारी चीजों का क्या करेगा? जला के रख देगा, ठीक है। अब अगर ये सारी चीजें मौजूद होने के बाद पीपल यूजर जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको नहीं अंडरस्टैंड करता, वो सारी चीजों को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करता, उसी का काम है इन सारी चीजों को, इनपुट को एक अच्छी आउटपुट की शक्ल देना। तो यानी सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो सीबीआईएस में करते हैं वो पीपल होते हैं। तो ये था भैया आपका बेसिक टॉपिक, ठीक है, जिस पर हमने बात की। थोड़ा सा बुक से भी रीड आउट कर देता हूं मैं। तो देयर आर 5 पार्ट्स दैट मस्ट कम टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम सीबीआईएस कहते हैं, ठीक है जी। तो दीज आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहां तक इसकी डेफिनेशन होगी जो बुक में अभी हमने रीड आउट किया है, ये सीबीआईएस की डेफिनेशन है। तो नो वी डिस्कस वन बाय वन पार्ट पे जो मैंने डिस्कस किया। हार्डवेयर, द टर्म हार्डवेयर रिफर्स टू द मशीनरी, दिस इंक्लूड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी आपका सीपीयू पर ये बेस करते हैं, ठीक है जी। एंड ऑल ऑफ इट्स सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स, इसके साथ जो बाकी सपोर्ट करने वाले इक्विपमेंट्स हैं वो भी। तो अमंग द सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, सारी इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर। इस पर हमने जो बात की, तो सॉफ्टवेयर क्या है जी? द टर्म सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द कंप्यूटर प्रोग्राम्स and the manual that support them। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको हम कंप्यूटर में सिर्फ रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। that direct the circuitry within the hardware parts of the CBIS to produce useful information from data। तो programs are generally stored on some input output medium, often a disk or tape। यानी आपके सॉफ्टवेयर किसी डिस्क पर या टेप पर हम वो सारा कुछ स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डेटा। डेटा आर फैक्ट्स एंड फिगर्स
that are used by programs to produce useful information. It may be in the form of text भी हो सकते हैं, graphics भी हो सकते हैं, figures भी हो सकते हैं, that can be recorded and has specific meaning. So like programs, data are generally stored in the machine readable form on disk or tape until the computer needs them. मतलब उस वक्त आप इसको डेटा को जब तक आपको जरूरत होती है इस बात की. नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोसीजर. These are the set of instructions. ये आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं एंड रूल्स ऑफ डिजाइन एंड यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम. मतलब जो कुछ आपने दिया उसको प्रॉपर एक प्रोसीजर है ना, तरीकेकार है, करना कैसे, रखना क्या है, क्या करना है, उन पर सारा प्रोसेस आपने कैसे करना है, ये आपके प्रोसीजर. दीज आर रिटन इन मैनुअल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर यूज. दीज रूल्स और मेथड्स में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे मैंने बताया कि हम इसमें कोई तब्दीलियां ला सकते हैं. कभी हम कहते हैं कि इस तरह से इसको इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठा करो, इसमें ये करो, ये चेंज लानी है, तो उसमें चेंज ला सकते हैं. The information system must be flexible to incorporate these changes. और लास्ट पे आ जाते हैं people. Every CBIS needs people if it is to be useful. People होंगे तो ये useful होंगी सारी चीजें. Who influence the success or failure. यही इस सारे सिस्टम को सक्सेस की तरफ भी ले जा सकता है और नाकामी की तरफ भी. ठीक है जी. The success or failure of information system. People design and operate the software. They feed input data, build the hardware for the smooth running of any CBS. People write the procedures and it is ultimately people who determine the success or failure of the CBS. in the end मैंने बताया कि सबसे important part हमारा यहाँ पर people है. यही किसी भी CBS सिस्टम को या तो कामयाब कर सकते हैं या नाकामी की तरफ ले जा सकते हैं. ये था भाई हमारा टॉपिक CBIS. एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों की शक्ल में पूछा जा सकता है. इसमें से शॉर्ट भी पूछे जाते हैं बाज़. इसके बाद हमारा टॉपिक है जी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. जी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन देखें कैसे हम लोग जो है इस पर मैं बात करूंगा. फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में ये होता है कि हम लोग जो है ये असल में दो तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है. एक तो हमारा ट्रांसमीटर. मैं आपको थोड़ा सा ग्रामेटिकली पहले समझा देता हूं. ट्रांसमीटर होता है ये इसका पहला पार्ट. ट्रांसमीटर से आगे ट्रांसमिशन चैनल होता है. यहां पर मतलब ये समझिए कि दूसरा पार्ट इसका क्या है, ट्रांसमिशन चैनल. ट्रांसमिशन चैनल. अब ये जो ट्रांसमिशन चैनल है ये आगे कनेक्ट होता है रिसीवर के साथ. यानी ये बेसिक तीन पार्ट हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए. सबसे पहली बात हमने की ट्रांसमीटर. ट्रांसमीटर में हम क्या करते हैं, जो इनपुट सिग्नल्स हैं वो इसको दिए जाते हैं. इनपुट सिग्नल्स किसको दिए जाते हैं, सारे ट्रांसमीटर को. अब ट्रांसमीटर इन पे वर्कआउट करता है और फिर ये जो ट्रांसमिटेड सिग्नल होते हैं ये आगे पहुंचाता है ट्रांसमिशन चैनल को. ट्रांसमिशन चैनल क्या काम करता है, मतलब उसमें जो उसने जो इनपुट सिग्नल्स उसको दिए हैं उन पर सारा वो वर्कआउट करता है. उसमें अगर नॉइज है, ठीक है, उसको वो करेक्ट करता है. कोई इंटरफेरेंस है, ठीक है, कोई भी इंटरफेरेंस हो सकती है बीच में, वो इंटरफेरेंस भी क्लियर करना काम ट्रांसमिशन चैनल का है. नॉइज क्लियर नहीं है उसको क्लियर करना काम उसका है. और एंड डिस्टॉर्शन, यानी फिर उसके बाद आगे उसको उसने भेजना है. सारी चीजें क्लियर करने के बाद ये ट्रांसमिशन चैनल का इनपुट उसने लेनी है, इनपुट पर उसने वर्कआउट करना है. उसमें अगर कोई नॉइज, इंटरफेरेंस कुछ भी है, डिस्टॉर्शन, वो सारा क्लियर कौन करेगा, वो आपका ट्रांसमिशन चैनल करेगा. फिर वो उसे आगे भेजता है. यही इनपुट को आगे कहां जाती है, ये रिसीवर की तरफ. और रिसीवर को ये जब मिलती है तो ये आगे इसकी शक्ल होती है आउटपुट की शक्ल में. यानी आउटपुट जो है वो रिसीवर को मिलती है. अब रिसीवर इस आउटपुट सिग्नल को हासिल करके तो आगे मुंतकिल करता है किसको, डेस्टिनेशन पे. डेस्टिनेशन जहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, जहां पर मुंतकिल होनी थी. तो ये सारा प्रोसेस जो है ओवरऑल क्या कहलाता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. यानी पहला इसमें रोल क्या है, ट्रांसमीटर का है. वो इनपुट सिग्नल्स लेता है. इनपुट सिग्नल लेने के बाद ट्रांसमीटर जो है उन पर वर्कआउट करता है और आगे इसको ट्रांसमिट करता है. ट्रांसमीटर का काम होता है बेसिकली मुंतकिल करना. ये ट्रांसमिट करता है ट्रांसमिशन चैनल को. ट्रांसमिशन चैनल जो होता है वो प्रॉपर वर्कआउट करता है. जो भी इनपुट उसको मिलती है उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वही क्लियर करता है. नॉइज है, इंटरफेरेंस है, डिस्टॉर्शन है, कुछ भी है, वो सारी चीजें क्लियर करके कवर करके वो आगे इसको भेजता है रिसीवर को. रिसीवर उसको रिसीव करता है. रिसीवर उसको रिसीव करके क्या काम करता है, उसका अगला काम होता है आगे मुंतकिल करना वो आउटपुट. आउटपुट की शक्ल में इनपुट को आउटपुट की शक्ल देता है. आउटपुट की शक्ल में वो आगे भेजता है वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जहां पर ये इंफॉर्मेशन जो है वो सारी जानी होती है. ये सारा प्रोसेस है बेसिकली. इसको मैं बुक से भी रीड आउट कर देता हूँ, बाकी चीजें जो है वो बुक से आप मजीद अंडरस्टैंड कर लेंगे. असल प्रोसेस सारा ये होता है.
अच्छा, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल इक्विपमेंट। ये आप इसकी डेफिनेशन के लिए इंशाल्लाह लगा सकते हैं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद है इन टेलीफोन इंफॉर्मेशन इज सेंट थ्रू वायर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अगर हम टेलीफोन की बात करते हैं तो वहां वायर्स के थ्रू जो है वो सारी इंफॉर्मेशन आगे भेजी जाती है। इन रेडियो टेलीविजन एंड सेल फोन इंफॉर्मेशन इज सेंट आइदर थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में उसको भेजा जाता है, और थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स, या जो जदीद फॉर्म है वो ऑप्टिकल फाइबर्स की है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो रेडियो वेव्स आर कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्टेड बाय डिफरेंट layers in the earth's atmosphere, the this leads to weakening the signal। जब रेडियो वेव्स भी मतलब इसी प्रोसेस का सिलसिला है, लेकिन उसमें आपने देखा है कि सिग्नल वीक हो जाते हैं। बार बार रेडियो की आपको पता है कि ट्रांसमिशन जब आ रही होती है उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस भी होती है, तो वो दिस लीड्स टू वीकनिंग द सिग्नल, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू रिसीव ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो अनलाइक रेडियो वेव्स, हमारी जो माइक्रोवेव्स हैं आर नॉट रिफ्लेक्टेड, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती उस तरह से, और इस तरह से दे आर यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आगे मुंतकिल करती हैं चीजों को, या फिर आपके जो अभी हमने बात की, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स की। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है, देयर आर थ्री एसेंशियल पार्ट्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम, जो मैंने आपको समझाए। इसमें ट्रांसमीटर, फिर आपका ट्रांसमिशन चैनल, और तीसरा पार्ट क्या है, रिसीवर। ये तीन बेसिक मेन पार्ट हैं, यही सारा प्रोसेस करते हैं। आगे इसी को समझाया गया है। द ट्रांसमीटर क्या करता है, प्रोसेसेस द इनपुट सिग्नल, ये जो इनपुट सिग्नल इनको मिले इस पर ये प्रोसेस करता है। द ट्रांसमिशन चैनल इज द मीडियम, ये बीच वाला हिस्सा है, मीडियम दरमियान वाला, विच सेंड्स द सिग्नल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी यहां पर पहुंचते हैं तो आगे इसने रिसीवर पे डेस्टिनेशन की तरफ जाती हैं। इट मे बी अ पेयर ऑफ वायर्स, ठीक है, इसमें तारें भी हो सकती हैं, मतलब कोएक्सियल केबल भी हो सकती है। कोएक्सियल केबल आपने शायद देखी हो घरों में, जो आपकी स्पेशली जो केबल वाले तारें लगा के जाती हैं, मतलब उसकी लेयर अगर आप देखें, एक लेयर होती है, फिर उसके ऊपर एक और लेयर होती है, और जो उसकी कोडिंग होती है इसके ऊपर आपने देखा होगा इसकी कोडिंग बहुत अच्छे से की होती है, ताकि उसकी डबल जो लेयरिंग होती है उस वजह से जो सिग्नल्स हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से जो है उसमें सेव एंड महफूज रहते हैं आगे मुंतकिल करने के लिए, ठीक है। कोएक्सियल केबल्स भी यूज की जाती हैं इसके लिए, ठीक है जी। और रेडियो वेव और ऑप्टिकल फाइबर केबल भी यूज की जाती हैं। सो द सिग्नल पावर प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस, लेकिन फिर भी जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं तो फिर उनकी वर्किंग जो है सिग्नल्स की कम हो जाती है। जैसे आप एक घर में केबल की वायर यूज हो रही है, वो मतलब जो नीचे वाला पोर्शन होता है वहां पर जो सिग्नल्स आते हैं उसके ज्यादा क्लियर होते हैं। अगर आप उसी को आगे अपने फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे ले जाएं तो वहां पर सिग्नल्स आहिस्ते आहिस्ते वीक होते चले जाते हैं। या जहां पर एंटीना लगा होता है, एंटीना से जहां से अटैच करके रिसीवर जो बकायदा उनका होता है उससे जो भेजते हैं आगे बार, जो करीब वाले घर होते हैं उनके जो है डिस्टेंस कम होने की वजह से जो सिग्नल्स होते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो सिग्नल्स वीक होते जाते हैं। ये कॉमन एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं। द रिसीवर टेक्स अ आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमिशन चैनल एंड डिलीवर्स इट इनटू द transducer. After processing it, the receiver may amplify the input signal to compensate for transmission loss। यानी आगे ये रिसीवर का बेसिकली काम होता है कि जो उसने एम्पलीफाई करके आगे भेजना होता है उसको वो क्लियर करके अच्छे तरीके से दे, ताकि कुछ भी उसमें से लॉस ना हो। तो ये था भाई हमारा टॉपिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का। इसके बाद है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वायर्स। अब हम बारी बारी जरा डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों को। जी, हमारा पहला टॉपिक है इसी हवाले से, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के हवाले से, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वायर्स। यानी वायर्स, यानी तारों की मदद से हम लोग जो ट्रांसमिशन जो है उसका बेचते हैं उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। तो उसमें जो कॉमन एग्जांपल आपका टेलीफोन आ जाता है। तो टेलीफोन जो है, इसका टेलीफोन सिस्टम जो है हमारा, उस पर हम बात करेंगे। वो इसका, इसमें टेलीफोन सिस्टम में बेसिकली दो चीजें होती हैं। एक उसका समझ लें कि हमारे पास एक माउथ पीस होता है, ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं, माउथ पीस, और दूसरा हमारा ईयर पीस होता है। ये दो बेसिक पार्ट होते हैं, ठीक है। इसको रिसीवर भी कह सकते हैं, और माउथ पीस जो है जिससे हम बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, ये दो बेसिक पार्ट होते हैं। इसको जो है बेसिकली यही इसी इसी चीज को जो है सबसे पहला जो सिस्टम बनाया था वो हमारे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। जो सिंपल हमारा टेलीफोन सिस्टम सबसे पहले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने
इंट्रोड्यूस किया था भाई उसने 1876 में इंट्रोड्यूस किया था। सबसे सिंपल टेलीफोन, जो पहला टेलीफोन था, वो उसका मेकर कौन है, बनाने वाला सिंपल टेलीफोन, वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। अब उसने ये जो टेलीफोन बनाया था तो उसने भी मतलब शुरू में जो है इसको बनाया तो उसमें उसने बताया कि ये बेसिकली तीन चीजें थी। उसने एक बताया कि एक तो मेटल मेटल रीड, यानी तीन पार्ट पर मुश्तमिल मेटल रीड, एक इलेक्ट्रिक कॉयल, और तीसरी चीज जो थी वो इसके साथ डायाफ्राम था। डायाफ्राम, और डायाफ्राम तो अब भी जो जदीद भी है उसमें भी, यानी जो सिंपल टेलीफोन बना था उसमें एक मेटल रीड था, ठीक है, यानी धात की बनी हुई, और उसके अलावा इलेक्ट्रिक कॉयल था जो बेसिकली घूमता था। वो जो इलेक्ट्रिक कॉयल घूमता था उसी से वाइब्रेशन पैदा होती थी, वही वाइब्रेशंस आगे हमारा जो डायाफ्राम था, ठीक है, डायाफ्राम को वाइब्रेट करती थी, उसी से डायाफ्राम से ही आगे ये मुंतकिल होती थी सारी वाइब्रेशन। ये एक सिंपल टेलीफोन बनाया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। लेकिन इसी को बेस बनाकर जो बना हमारा, मैंने बताया कि उसमें आगे मेन पार्ट्स उसके माउथ पीस और अर्थ पीस और हमारा ईयर पीस, ये हमारे दो बेसिक पार्ट हैं। एक हमारा जो जिसको मतलब इस तरह फेस से लगाते हैं, बात कर रहे होते हैं, दूसरा पार्ट जो दूसरा सुन रहा होता है रिसीवर, या हम भी सुन रहे होते हैं रिसीव कर रहे होते हैं, वो ईयर पीस। इनसे मिलकर हमारा टेलीफोन जो है वो वर्कआउट करता है। यही चीजें हैं। और इसमें भी हमने देखें तो हमारा जो माउथ पीस जब काम करता है तो उसमें होता क्या है कि उसमें छोटे छोटे, जब वो हम लोग बात करते हैं तो वो रिसीव करता है तो छोटे छोटे कार्बन ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके अंदर। वो जो कार्बन ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो कार्बन ग्रेन्यूल्स का काम बेसिकली क्या होता है, ग्रेन्यूल्स आप समझते हैं, छोटे छोटे दाने कह सकते हैं कार्बन के। अब कार्बन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, कार्बन में ये सलाहियत होती है, ठीक है जी। तो कार्बन जो है वो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस इसमें प्रोड्यूस होंगे, वही चार्जेस की वजह से वो चार्ज हो जाएंगे, वो इस कार्बन ग्रेन्यूल्स ही आगे डायफ्राम्स को वाइब्रेट करती हैं अपने, ये इनकी मूवमेंट की वजह से इनमें वाइब्रेशन होती है, फिर डायफ्राम होती है, वो डायफ्राम से ही आगे वो मूवमेंट जो है वो आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की शक्ल में आगे जाती है, जो हमारे आगे रिसीवर यानी कानों के तक मुंतकिल होती है, और वहां पर उसको रिसीवर फिर उसको लेता है और लेकर उसको आवाज में तब्दील करता है, ठीक है। वही जो वाइब्रेशन सिग्नल होते हैं पहले वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं और फिर उसको साउंड की शक्ल दी जाती है रिसीवर में जाकर, ठीक है, जहां से उसको सुना जा रहा होता है। लेकिन जहां हम बात करते हैं माउथ पीस में, वहां पर हम लोग साउंड को, वहां जो माउथ पीस है वो पहले साउंड को हमारी उसी के अंदर ये कार्बन ग्रेन्यूल जो वाइब्रेट होकर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं। वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होती हैं ये आगे रिसीवर में जाती हैं। रिसीवर में इससे बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है कि वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होती है उसको साउंड में कन्वर्ट करता है और हम कानों से सुन पाते हैं। ये सारा प्रोसीजर होता है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वायर्स। तो भाई इसको जरा मैं थोड़ा सा बुक से भी आपके साथ रीडिंग कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876 मेड अ सिंपल टेलीफोन model to send wires in the form of electrical signal from one place to another. It consists of a metal reed, an electric coil and a vibrating diaphragm. यहां तक अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट सिंपल टेलीफोन, जो आपका सिंपल टेलीफोन है वो आप ये पैराग्राफ लिख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में। अच्छा, मॉडर्न टेलीफोन आल्सो यूजेस डायफ्राम्स टू टर्न वॉइसेस इनटू electrical signal that are transmitted over phone lines. The telephone system has two parts, the mouthpiece and the earpiece. द माउथ पीस एंड रिसीवर कंटेन कार्बन ग्रेन्यूल्स, दोनों में कार्बन ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसकी मैंने बात की। तो होता क्या है भाई, कार्बन ग्रेन्यूल्स एंड थिन मेटल डायफ्राम, और दूसरी चीज डायफ्राम, ठीक है। व्हेन वी स्पीक इनटू द माउथ पीस क्या होता है, द साउंड वाइब्रेशंस आल्सो वाइब्रेट द डायफ्राम, अ स्लाइट वाइब्रेशन ऑफ द डायफ्राम कंप्रेसेस द कार्बन एंड दस एन इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो थ्रू द वायर, और वहां से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुई वही करंट आगे जो है वो उसका फ्लो होता है वायर की शक्ल में। तो दिस प्रोसेस इज रिवर्स्ड एट द अदर एंड ऑफ द लाइन बाय द रिसीवर, और यही प्रोसेस जो रिवर्स होगा कहां पर, जैसे मैंने आपको बताया कि रिसीवर में। तो रिसीवर में क्या होता है, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब वहां पर पहुंचेंगे इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इन द रिसीवर प्रोड्यूसेस अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, अट्रैक्ट्स अ थिन मेटल डायफ्राम इन द रिसीवर, तो कॉजिंग इट टू वाइब्रेट। तो दिस वाइब्रेशन ऑफ द डायफ्राम प्रोड्यूसेस साउंड वेव, वही जो आपकी फिर दोबारा से वो साउंड वेव में कन्वर्ट होगी और हम उस आवाज को सुन सकेंगे। ये था सारा प्रोसेस जो है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वायर्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस।
अब हम बात करेंगे जो रेडियो वेव ट्रांसमिट करती हैं हमारी स्पेस में, ठीक है, वो कैसे रेडियो वेव जो है वो ट्रांसमिट करती हैं उसके वाले से। तो भाई इसमें जो है, इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली पहले आपको समझाऊंगा। ये दो पार्ट्स में मुश्किल होता है, एक इसमें ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर और दूसरा आपके पास इसमें जो है वो रिसीवर। दो ही चीजें इसमें भी जो है वो वर्कआउट करेंगी, एक आपका ट्रांसमीटर होगा और एक आपका रिसीवर होगा, ट्रांसमीटर और दूसरा रिसीवर। अब ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है ये दो समझें कि दो बेसिक इसके पॉइंट होते हैं, दो बेसिक इसके मतलब इसमें जो हिस्सा लेते हैं, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। अब ट्रांसमीटर में क्या होता है पहले वो समझ लें। यहां पर हम जब बात करते हैं, समझ लें कि ये हमारे पास कोई माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन से हम बात करेंगे तो ये आगे हमारी ऑडियो, ठीक है, ऑडियो में हमने बात की, वो आगे मुंतकिल होती है, किस में जाती है, वो सारी आगे जाती है मॉड्यूलेटर, जिसको आरएफ बोलते हैं। ये आपका मॉड्यूलेटर होता है, सेंटर वाला हिस्सा, ये मॉड्यूलेटर कहलाता है। और ये आरएफ यानी ये उसको आगे रेडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। आगे ये रेडियो फ्रीक्वेंसी से कहां जाता है, ये आगे हमारा इधर एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर क्या काम करता है, उसको एम्पलीफाई करता है, बढ़ा देता है, बढ़ाकर कहां भेज देता है, ये एंटीना को। ये एंटीना जो है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमारा एंटीना है। यानी ये पहला काम कौन कर रहा है, ये हमारा ट्रांसमीटर है। किसकी हमने बात की है, ट्रांसमीटर जो है वो ये सारा काम करता है, यानी वो ट्रांसमिट करता है वो सारी आवाज। यानी हमने माइक्रोफोन पे बात की, ये हमारा माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन पर हम बोलते हैं, ठीक है जी। माइक्रोफोन पे जब हम बात करते हैं तो हमारी जो ऑडियो ऑडियो हमारी होती है, आवाज होती है, उसको आगे वो मॉड्यूलेटर को भेजते हैं। मॉड्यूलेटर का काम होता है कि वो क्या काम करे कि वो जो हमारी आवाज होती है उसको, उस साउंड को रेडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आगे मुंतकिल होती है एम्पलीफायर को। एम्पलीफायर जैसे वर्ड ही आप समझते हैं, वो एम्पलीफाई करना, बड़ा करना, फैला देना। एम्पलीफायर आगे वही जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसको फैला देता है और कहां मुंतकिल कर देता है, एंटीना को। ये हमारा पहला प्रोसेस होता है। अब एंटीना तक मुंतकिल होने के बाद फिर क्या काम होता है, ये हमारा समझ लें कि ये एंटीना तक चली गई, ये हमारा एंटीना है। एंटीना के आगे फिर हमारा यहां पर फिर आगे एक एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर से आगे यहां पर डी मॉड्यूलेटर होता है, डी मॉड्यूलेटर। और डी मॉड्यूलेटर आगे अटैच होता है ऑडियो ऑडियो एम्पलीफायर के साथ। और ऑडियो एम्पलीफायर जो है वो आगे अटैच होता है लाउड स्पीकर के साथ। यहां पर हमारा क्या होता है जी, लाउड स्पीकर। ये सारा काम कहां पे होता है, ये सारा काम हमारे रिसीवर में होता है। यानी रिसीवर क्या काम कर रहा है, यानी सबसे पहले तो आपने समझ लिया कि भाई हमारे ट्रांसमीटर जो है उसने हमारी जो आवाज थी, जो हमने माइक्रोफोन में बात की, उस साउंड को उसने आगे मुंतकिल किया मॉड्यूलेटर को। मॉड्यूलेटर ने आगे उसको मतलब वर्कआउट करके उसको चेंज करके यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी में रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई करके एंटीना तक पहुंचा दी। यहाँ पर एंटीना तक पहुंच गई, ये हमारा एंटीना है। अब एंटीना से क्या होता है, एंटीना से आगे, एंटीना क्या काम करता है, एंटीना से आगे फिर यही जो हमारी जो सारी रेडियो वेव्स हैं ये आगे उसको एम्पलीफाई कर देता है, उसको फैलाता है, उसको आगे डी मॉड्यूलेशन में। यहां पर देखें मॉड्यूलेटर में क्या हुआ था कि जो आपकी ऑडियो थी वो रेडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हुई थी। यहां पर ये डी मॉड्यूलेटर उसके उल्ट वही जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है मतलब आरएफ थी उसको ऑडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा। ये जो हमारी अब ऑडियो फ्रीक्वेंसी होगी यही आगे जाएगी, उसको फिर आगे हमारा एम्पलीफायर जो है वो इसी ऑडियो को एम्पलीफाई करेगा और आगे कहां मुंतकिल करेगा, वो लाउड स्पीकर पर। और लाउड स्पीकर से हम लोग जो है वो आवाज वो सुन सकेंगे जो हमने माइक्रोफोन में बोला था। तो ये सिलसिला होता है ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स का थ्रू स्पेस। ठीक है जी, इसको मैं अब जरा आपको बुक से भी सारा रीड आउट करवा देता हूं, टॉपिक को भी। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ माइक्रोफोन, a TV, camera, ठीक है, और a computer can be sent from one place to another place using either cables or radio waves। ठीक है, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी, जिसको हम AF का नाम देते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, signals may be transmitted directly by cable, however in order to send information over a long distance it has to be, ठीक है, सुपर इम्पोज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसको आगे हम डिस्कस करते हैं ये सारा प्रोसेस। साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड एट द रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन में सबसे पहले जो मैंने बात की कि साउंड प्रोड्यूस हुई, ठीक है, आर चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू माइक्रोफोन। These electrical signals are then fed into the transmission antenna which consists of two metal rods. Signals
falling on the transmission antenna oscillate the charges which then emit these electrical signals in the form of electromagnetic radio waves. अब यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स में कन्वर्ट होकर एट द रिसीविंग एंड, ये आपका रिसीवर की शक्ल में यहां पर पहुंचे तो रिसीविंग एंड द रिसीवर सिलेक्ट्स एंड एम्पलीफाइज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल यहां पर पहुंचे उनको यानी रेडियो वेव की शक्ल में। द डी मॉड्यूलेटर, आगे डी मॉड्यूलेटर क्या काम करता है, देन एक्सट्रैक्ट्स द इंफॉर्मेशन सिग्नल एंड डिलीवर्स इट टू द रिसेप्टर, मतलब उनको चेंज कर देता है दोबारा ऑडियो एम्पलीफायर में, तो ऑडियो में कन्वर्ट करके आगे रिसेप्टर पर भेजते हैं। तो रेडियो ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग सिस्टम जो है वो सारा मैंने आपको यहाँ पर डायग्रामेटिकली समझा दिया कि इस तरह से ये सारा प्रोसेस जो है वो वकूफ पजीर होता है। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है वो भी आपके साथ डिस्कस करना है। नेक्स्ट आर्टिकल है भाई फैक्स मशीन। फैक्स मशीन बेसिकली क्या होती है? फैक्स मशीन जो है हम लोग जो ये समझने की एक मशीन है जिससे हम लोग अपनी प्रिंटेड शक्ल में डेटा जो होता है ना, प्रिंटेड फॉर्म में हम लोग आगे इसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंटेड डेटा। और इसमें हमें टेलीफोन लाइन की दरकार होती है। हमने इस मशीन को टेलीफोन लाइन के साथ अटैच किया होता है। अब एक एंड पे हम लोग जो है कुछ भी मतलब प्रिंट करते हैं तो ये मशीन क्या करती है, उसको स्कैन कर लेती है। स्कैनिंग का प्रोसेस भी होता है, स्कैन करके आगे टेलीफोन लाइन के थ्रू अगली मशीन यानी जहां आगे एक नेक्स्ट फैक्स मशीन मौजूद होगी वो सारा प्रिंटिंग डाटा जो है वो कलेक्ट करेगी और एक टेलीफोन, जैसे टेलीफोन की कॉल जाती है वैसे कॉल जाएगी और जैसे हम उस फोन को उठाएंगे तो वो जो प्रिंटेड डेटा था जो हमने प्रिंट करके भेजा था मतलब टेक्स्ट को, वो सारा क्या होगा अगली मशीन के ऊपर जो है वो एक कॉपी की, प्रिंटेड कॉपी की शक्ल में हमें जो है हासिल हो जाएगा। तो ये है भाई सारा हमारा फैक्स मशीन का काम। यानी समझ लें कि हम लोग अपना डेटा कुछ भी जो है वो इसकी मदद से भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। यकीनन इसमें एक लाइन दरकार होती है पहुंचाने के लिए, मीडियम वो टेलीफोन लाइन है, दोनों तरफ फैक्स मशीन मौजूद है। हमने लिखा एक मशीन पर है, दूसरी मशीन से हम उसका प्रिंट ले लेते हैं, मतलब प्रिंट जो है वो अगली मशीन से हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो ये थी कि फैक्स मशीन। तो थोड़ी सी रीडिंग कर देता हूं मैं आपके साथ। टेलीफैक्सीमाइल्स, ये इसका दूसरा नाम फैक्स मशीन है, और अ मस्ट फॉर मेनी बिजनेसेस अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो फैक्स मशीन, मतलब उन्होंने कुछ भी अपना भेजा है उनके हवाले से, भाई कुछ भी उन्होंने मांगा है तो वो सारा कुछ भेज सकते हैं। अ फैक्स मशीन बेसिकली स्कैन्स अ पेज टू कन्वर्ट its text and graphic into electronic signals and transmit it to another fax machine through telephone line. The receiving machine converts the signal and uses a printer usually built in to create a copy of the message that was sent. यानी वहां पर जो है दोनों मशीनों के अंदर जो है प्रिंटर बिल्ट इन होता है, ठीक है, वो बिल्ट इन प्रिंटर होता है, वो उसके अंदर ही मशीन के अंदर ही प्रिंटर मौजूद होता है जो उसका प्रिंट की शक्ल में उसको सारी टेक्स्ट जो है जो भी उसको भेजा गया डेटा वो सारा वो हासिल कर लेता है। ये फैक्स मशीन था, एक छोटा सा टॉपिक, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा गया काफी दफा। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं सेल फोन पर। जी, सेल फोन की जहां तक बात है, सेल फोन जो है वो बेसिकली इसमें कुछ मैं आपको पहले बता देता हूं कि इसमें एक तो कॉलर है जिसने कॉल करनी है, किस किस कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है। दूसरा इसमें बेस स्टेशंस होते हैं, बेस स्टेशंस, और इनके इन बिटवीन जो है वो हमारा MSC यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। इन तीन चीजों पर ये सारा हमारा मुश्किल होता है। यानी कॉलर जो है इस यहां पर हमारा सेल फोन है, समझे, हम सेल फोन से, मैं छोटा सा डायग्राम से आपको समझाता हूँ। यहां से कॉलर है, ये उसके पास सेल फोन है, ठीक है। अब वो सेल फोन से बात करता है तो यहां से एक भी कॉल, मतलब ज्यादा हो सकते हैं, ये भी कॉलर है ये भी बात कर रहा है, कोई और भी कॉलर है ये भी बात कर रहा है, ठीक है। इनके आगे बेस स्टेशन होते हैं, हर एक का अपना अपना एक बेस स्टेशन होता है। इसका भी बेस स्टेशन होगा, ठीक है, मैं इसको बेस स्टेशन को BS से डिनोट कर देता हूं, इसका भी बेस स्टेशन है। आगे ये जो बेस स्टेशन हैं, बेस स्टेशन से आगे इनका कंसर्न किसके साथ होता है, इनका कंसर्न होता है MSC के साथ, यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर के साथ। अब मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो है ये सारे जो बेस स्टेशन है इसका भी मतलब बेस स्टेशन कोई होगा, इससे भी ये सारे मोबाइल स्विचिंग सेंटर की तरफ जाते हैं। मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या करता है कि इनको आगे मुंतकिल करता है, इन सारी चीजों को वर्कआउट करके कि भाई ये कॉल है इसको किस एरिया में मुंतकिल करना है, अगला बेस स्टेशन यानी जहां पर उसको भेजना है उसकी तरफ, मतलब ये बेस स्टेशन, यहां पर भी कोई बेस स्टेशन होगा। अब ये जो बेस स्टेशन हैं डिफरेंट, मतलब लोकल बेस स्टेशन की तरफ, वहां पर जिस कॉलर आगे, इस कॉलर से, ये कॉलर था, इस ये कॉल कर रहा है एक दूसरे कॉलर को,
उससे बात हो रही है वो यहाँ पर मौजूद है। यानी एक बेस स्टेशन जो है वो सारों को पहले वर्कआउट करता है कि ये इसकी कॉल किस में जानी है, इसकी कॉल की उनमें मुंतकिल करेगा, और हर बेस स्टेशन से जिस जिस कॉलर को मुंतकिल होनी है आगे वो इसको रिसीव करके जो हमारा रिसीवर होगा वो आगे रिसीव करने के बाद बेस स्टेशन से MSC से जो बेस स्टेशन रिसीवर जो है आगे देखेगा कि भाई किस बेस स्टेशन को भेजना है, वो फिर मुतलका कॉलर तक जो है इस तरह से मुतलका डेस्टिनेशन तक हमारी कॉल जो है वो मुंतकिल होती है। यानी 3 स्टेप में कॉलर बात करता है, मुतलका बेस स्टेशन में जाती है, मुतलका बेस स्टेशन जो है उसको आगे मोबाइल स्विचिंग सेंटर में भेजता है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो है वो बेसिकली ये वर्कआउट करता है कि ये कॉल जो है वो किस इलाके में की गई है, कहाँ की गई है। मतलब यहां मैं अगर मौजूद हूं, मैंने अगर कहीं लाहौर कॉल करनी है, किसी और मतलब ऑस्ट्रेलिया कॉल करनी है, इंग्लैंड कॉल करनी है, तो वहां पर उनके बेस स्टेशन में भेजने का काम मोबाइल स्विचिंग सेंटर का काम होता है। को मेरे वाले बेस स्टेशन से उठाएगा, वहां भेजेगा, और वहां पर जिस प्रॉपर लोकल डेस्टिनेशन वहां के जो बेस स्टेशन है वहां पर क्या कहां पहुंचानी है, वहां पर जो रिसीवर होगा रिसीव करके उसको फिर जो बेस स्टेशन होगा उस तक पहुंचाएगा, मतलब उस बेस स्टेशन तक। फिर आगे उसके बाद और जो जहां जहां मजीद किसी और ने कॉल की उनका फिर आगे वो जो कॉलर सुनने वाला है फिर उस तक ये पहुंचती है। ये सारा प्रोसीजर कुछ इस तरह से वो गुजर होता है। रेडियो टेक्नोलॉजी इज अप्लाइड इन मोबाइल फोन। ठीक है, बेसिकली ये सारी रेडियो टेक्नोलॉजी है जो सेल फोन में हम यूज करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ रेडियो हैविंग टू वे कम्युनिकेशन। हाँ, रेडियो का और सेल फोन का मेन फर्क क्या होता है कि रेडियो पर आप सिर्फ सुन सकते हैं, वो वन वे कम्युनिकेशन है, लेकिन जो आपका सेल फोन है ये टू वे है। हम इसमें बोल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और इससे हम सुन भी सकते हैं। तो a cell phone carries a radio transmitter and receiver inside it. It sends all receives the messages in the form of radio waves. ठीक है, cell phone network system consists of cells and base stations and mobile switching centers. ठीक है, a base station is a wireless communication station set up at a particular geographical location. The geographical area covered by a single base station is known as a cell. यानी जहां पर देखें बेस स्टेशन में एक बेस स्टेशन का उसको वो सेल कहलाता है, मतलब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होंगे तो फिर क्लस्टर बनेगा, तो उस पर सारा वर्कआउट आगे इसी ने करना होता है। ठीक है जी, तो आगे हम बात करते हैं द ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स अ क्लस्टर। ठीक है जी, ऑल BSC मतलब क्या है, यहाँ पर बेस स्टेशंस। ठीक है, विद इन अ क्लस्टर आर कनेक्टेड, किसके साथ सारे बेस स्टेशन कनेक्ट है, मैंने जैसे बताया वो MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर के साथ, यूजिंग लैंडलाइन। द MSC स्टोर्स इंफॉर्मेशन, यही सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा अपने पास अबाउट द सब्सक्राइबर लोकेटेड विद इन द क्लस्टर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग कॉल्स टू देम। यानी इसी ने पहले स्टोर करनी है, फिर आगे इसी ने डायरेक्ट करनी है कहां कहां भेजनी है। ठीक है जी, व्हेन अ कॉलर कॉल्स अनदर सेल फोन, साउंड वेव्स ऑफ द कॉलर आर कन्वर्टेड इनटू रेडियो वेव्स। यानी जब वो बात करता है तो रेडियो वेव्स में यकीनन वो कन्वर्ट हो जाएंगी सिग्नल में। दिस रेडियो सिग्नल ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज सेंट टू द लोकल बेस स्टेशन, वो लोकल बेस स्टेशन को भेज दी जाती हैं। ठीक है जी, बेस स्टेशन ऑफ द कॉलर वेयर द सिग्नल इज असाइंड अ स्पेसिफिक रेडियो फ्रीक्वेंसी। दिस सिग्नल इज देन सेंट टू द बेस स्टेशन ऑफ द रिसीवर। फिर जो रिसीवर है उसके बेस स्टेशन को मुंतकिल होती है, ये काम MSC कर रहा होता है। रिसीवर थ्रू MSC, देन द कॉल इज ट्रांसफर्ड टू द सेल फोन ऑफ द रिसीवर। ठीक है, तो मोबाइल रिसीवर अगेन चेंज द रेडियो वेव्स इनटू साउंड। आगे ये रिसीवर का काम होता है कि वो जब वो सुनता है वो जो रेडियो वेव्स होती हैं उसको कन्वर्ट करके साउंड की शक्ल में हम उसको सुन सकते हैं। ये था भाई हमारा सेल फोन से रिलेटेड कि सेल फोन कैसे वर्कआउट करता है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है फोटोफोन। ये भी शॉर्ट, ये जो क्वेश्चन है अभी हमने किया है ये लॉन्ग में भी आ सकता है और इसमें से डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। अब हम आते हैं फोटोफोन पर। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में पूछा जाता है, फोटोफोन। जी, फोटोफोन जैसे कि लफ्ज से आप समझ सकते हैं, ये बेसिकली समझ लें एक टेलीफोन ही होता है, लेकिन इसमें एक इजाफी एडिशनल जो है वो इसमें फैसिलिटेट किया होता है कि इसमें आप लोग दूसरे शख्स को जो है उसकी फोटो भी देख सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। ठीक है जी, तो इतना सा काम सिर्फ इसमें ऐड होता है कि जब आप बात कर रहे होते हैं एक बटन जो है वो आपने दबाना होता है, सिर्फ इसमें लाइन में मौजूद होता है कि जिससे आप उसको प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप जिससे बात कर रहे होते हैं उसकी पिक्चर जो है वो आपको लाइव जो है वो दिखाई दे रहा होता है। इसी तरह से वो भी अटैच करेगा, कैमरा जो है उसके 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 फोन के साथ भी अटैच होता है, तो वो भी आपको भी देख सकता है बात करते हुए। सिर्फ बात ही नहीं कर सकते, आप एक दूसरे को विजुअली देख भी सकते हैं बात करते हुए। तो ये है जी आपका फोटोफोन, इसको मैं रीड आउट कर देता हूँ। बाकी मॉडर्न वर्जन ऑफ फोटोफोन और वीडियो फोन, ठीक है, इसमें क्या कंट्री कॉमन टेलीफोन यूजर कैन सी द पिक्चर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं बाय यूजिंग द फोटो एंड फोन नंबर्स ऑफ आवर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ऑन दिस टेलीफोन। वी कैन कॉल देम बाय प्रेसिंग द पैड, ठीक है, विद देयर फोटोज। यानी पैड पर हम फोटो को प्रेस कर लेंगे, दस वी कैन कम्युनिकेट विद आवर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ऑन फोटोफोन विद द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ईच अदर। हम एक दूसरे को देख भी रहे होते हैं और साथ हम बात कर रहे होते हैं। इसके बाद एक टॉपिक जो है
हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है जी ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स transmission of light signals through optical fibers। जी, हम ट्रांसमिशन को जैसे पीछे हमने रेडियो वेव्स की मदद से भी मुंतकिल किया था, अब हम मुंतकिल करने जा रहे हैं किसकी मदद से? ऑप्टिकल फाइबर्स की मदद से। अब देखिए थोड़ा सा समझना है ऑप्टिकल फाइबर को कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं। भाई ऑप्टिकल फाइबर वर्क करते हैं लाइट पर, ठीक है, यानी लाइट को आगे मुंतकिल किया जाता है। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं ये हमारे बेसिकली समझ लें कि ये और इतने मतलब छोटे छोटे से प्लास्टिक के या हमारे ग्लास के छोटे छोटे से ब्रीक धागों की शक्ल में होते हैं। और बहुत ज्यादा हमारे ऑप्टिकल फाइबर जो है काफी ज्यादा मिलकर जो है वो फिर भी जो जैसे हमारे हेयर है एक बाल उसकी तरह दिखाई देते हैं, उसमें क्लस्टर ऑफ फाइबर्स मौजूद होते हैं। अब इनका काम ये कैसे वर्कआउट करते हैं मैं आपको जरा समझा देता हूँ। मतलब ये समझिए कि मैंने एक आपके सामने बनाया है, ये हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। अब ये जो पार्ट इसका होता है इसको कोर बोलते हैं, जो एंट्रेंस पार्ट है जहां से लाइट जो है इसमें दाखिल होगी, इसको कोर बोलते हैं। और इसकी जो वॉल्स होती हैं ये इसकी वॉल्स हैं, ठीक है, ये इसकी वॉल्स हैं, ठीक। इसकी जो वॉल्स होती हैं उसको क्लैडिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्लैडिंग। ये दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है। अब जो हमारी जो रेज होती हैं, लाइट रेज यहां से दाखिल होती हैं, यहां से दाखिल होने के बाद जो हमारी रेज होती हैं वो उसके बाद इन वॉल से टकराती हैं। कुछ तो इन वॉल से टकराने के बाद बिल्कुल सीधी जो है वो लॉस कर जाती हैं, गुजर जाती हैं, ठीक है जी। जिसका एंगल जो है वो आपके जो आपका इंसिडेंट एंगल जो है वो अगर आपके क्रिटिकल एंगल से जो है वो छोटा होगा तो वो गुजर जाएंगी। इसी तरह से कुछ इस एंगल पे जा रही है तो वो भी क्या कर रही है, वो भी बाहर लॉस हो जाएगी। जो हमारे क्रिटिकल एंगल जो है, जो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है उससे इंसिडेंट एंगल, ये जो एंगल आपको पता है कि रे जो दाखिल होगी, ये जो रे दाखिल होती है ये जो एंगल बनाती है, ये जो सेंटर में लाइन लगाती है ये नॉर्मल है, इसके साथ जो एंगल बनाती है इसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट एंगल। अब ये एंगल हमने बात करनी थी कि ये एंगल अगर हमारा जो क्रिटिकल एंगल होता है उससे अगर ये छोटा होता है तो फिर ये रे बाहर निकल जाती है, लॉस्ट हो जाती है इन रेस का। लेकिन वो रेस जो क्रिटिकल एंगल से जिनका इंसिडेंट एंगल की जो है वो बड़ा होगा, ठीक है, तो फिर वो रेज ऐसे इसमें मूव करेंगे, या इस डायरेक्शन में जाएंगे या फिर यहां पर टकराएंगे, उसके बाद फिर ये मूव करेंगे। इस तरह से ये मूव करते हुए आगे जो है वो हमारे मुंतकिल करती हैं। इसके अंदर ये प्रोसेस सेकंडों में होता है, बहुत फास्ट होता है। यानी ये हमारे जो है बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टॉपिक है जो हमने आपको समझाया था मैंने, उस पर बेस करता है, ठीक है। यानी यहां पर ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा और ये इस तरह से मूव करेंगी, यानी कोर से दाखिल होगी और क्लैडिंग यानी वॉल के साथ टकराएंगी। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा होगा तो फिर ये उसके अंदर मूव करना शुरू कर देंगे इसी तरह से 90 डिग्री के एंगल पर टकराने के बाद। लेकिन अगर उनका एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट रे का इंसिडेंट एंगल जो है वो छोटा होगा तो वो लॉस कर जाती हैं। इस प्रोसेस के तहत ये वर्क करती हैं। और इस पर मैं जो बात कर रहा हूं आपके साथ, तो ये जो फास्टेस्ट वे है कम्युनिकेशन का, और इसमें जो लॉस है बहुत कम होता है। और इसमें सेकंडों में अब जो हमारी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बेसिकली इन पर ही डिपेंड करता है। तो इसमें हमारी जो है वो मल्टीमीडिया केबल भी जो हम यूज करते हैं आजकल, ठीक है, मल्टीमोड केबल होती है ऑप्टिकल फाइबर के लिए। मल्टीमोड केबल वो भी इसी असूल पे काम करती है। मल्टीमोड ये थोड़ी सी थिक होती है, मोटी होती है, इसमें जरा ज्यादा फाइबर, ज्यादा थिकनेस इसकी ज्यादा होती है, लेकिन इसकी रेंज जो होती है ना वो कम होती है। ये ज्यादा रेंज तक इसके सिग्नल्स, अगर हम इसकी रेंज बढ़ा देंगे, दूर तक सिग्नल्स पहुंचाना चाहेंगे तो फिर इसकी रेंज वहां पर वीक होती चली जाती है। लेकिन ये भी किससे बनाई जाती है? ये भी हमारे ऑप्टिकल फाइबर से ही इसको बनाया जाता है। फर्क ये होता है कि ये उनसे कुछ 10 टाइम्स थिकर, 10 टाइम्स मोटी होती है। जी बेटा देखिए नेक्स्ट जो है हमने जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा मैं इसकी रीडिंग भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स क्या है जी इसमें कि वेव्स ऑफ विजिबल लाइट हैव अ मच हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ रेडियो वेव्स, ठीक है। दिस मींस रेट ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन विद लाइट बीम्स इज लार्जर देन दैट विद रेडियो वेव्स or microwaves. An optical fiber has been used as transmission channel for this purpose. An optical fiber with a coating of low refractive index is a thin strand of high quality gloss that absorbs very little light, ठीक है जी। तो an optical fiber cable जो है is a bundle of glass fibers with thickness of a human hair, जो मैंने आपको बताया था। तो light that enters the core यानी कोर से वो दाखिल होती है
at one end of the optical fiber goes straight and hits the inner wall. आगे अंदर वाली जो दीवारें हैं, क्लैडिंग जिसको बोलते हैं, उसकी अंदर वाली दीवारों से वो टकराती है, जिसको क्लैडिंग कहते हैं. ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द क्लैडिंग इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल. अगर वो क्रिटिकल एंगल से, मैंने आपको बताया था, लेस होता है तो फिर वो लॉस कर जाएगी, बाहर निकल जाएंगी सारी रेज. सम ऑफ द लाइट will escape the fiber optics and will be lost. However, if the angle of incidence is greater than the critical angle, अगर ये इंसिडेंट रे का एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो फिर ये अंदर इसके रिफ्लेक्ट करेगी. और ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस जो हमने उसमें भी पढ़ा था लाइट वाले चैप्टर में. लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड इनटू द फाइबर ऑप्टिक, देन द टोटली रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल कहां तक? इट हिट्स द इनर वॉल अगेन, यानी यहां से फिर टकराई इस तरह से, एंड सो ऑन. The advantage of optical fiber is that it can be used for sending very high data rates over long distances. This feature of fiber optics distinguish it from wires. यानी यही इसकी बात है कि हम लोग इसको दूसरी वायर से ज्यादा तरजीह देते हैं. When electrical signals are transmitted through wires, the signal loss increases with increasing data rate. This decreases the range of the सिग्नल. इसके बाद हम बात करते हैं ईच ऑप्टिकल फाइबर इन अ मल्टी मोड, जो मैंने आपको समझाया एंड पे. मल्टी मोड केबल इज अबाउट 10 times thicker than fiber optics used in a single mode cable. This means light beams can travel through this core by following different paths, hence the name multi-mode. ठीक है, multi-mode cable can send information only over relatively short distances. मैंने आपको बताया था ज्यादा डिस्टेंसेस तक नहीं पहुंचा सकती. आर यूज टू लिंक कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड टुगेदर. जैसे आप हमारी हब वगैरह होती है, यूज की जाती है कंप्यूटर से अटैच करने के लिए. दूर डिस्टेंसेस के लिए आप मल्टी मोड केबल को यूज नहीं कर सकते, वो भी इससे बनाई जाती है क्योंकि इसके सिग्नल्स आगे जो है वो फिर वीक हो जाते हैं. तो बेटा आज के लिए इतना ही है. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंप्यूटर होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.